दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर सपना और मेरे साथ है डॉक्टर रजत। आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम कुछ नए सवाल लेके आए हैं। लेप्रोस्कोपी क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है, हिस्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है और किन कंडीशंस में इनको करना चाहिए। तो आइए आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। ये हमारी जो इनफर्टिलिटी की सीरीज है उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लेप्रोस्कोपी जो इनफर्टिलिटी में कैसे किया जाता है। तो रजत, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लेप्रोस्कोपी क्या होता है। लेप्रो मतलब एब्डोमेन और स्कोपी मतलब अंदर हम लोग कैमरा डालते हैं। पेट के अंदर जब हम लोग एक दूरबीन डालते हैं उसको हम लोग लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉन इन्वेजिव सर्जरी है, बहुत ज़्यादा पेशेंट को तकलीफ नहीं होती, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल स्टे नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा एडवांटेज है कि जैसा हम एक दूसरे को देख पाते हैं वैसे हम लोग पेट के अंदर कैमरा डाल के एकदम सारी सटीक चीज़ें देख पाते हैं। यूट्रस कैसा है, फेलोपियन ट्यूब्स कैसी है, ओवरीज कैसी है, अंदर कुछ चिपका तो नहीं है, अंदर कुछ एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, अंदर कुछ फाइब्रॉइड तो नहीं है, फेलोपियन ट्यूब अगर खुली है कि नहीं, हम लोग वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर ओवरी में कुछ गांठ है तो भी देख पाते हैं। बहुत सारे उसके फायदे हैं। अच्छा, आपका ये कहना है कि लेप्रोस्कोपी एक हमारी दूरबीन का जो ऑपरेशन वो हमारी एक आँख की तरह है कि हम अंदर सब चेक कर पाते हैं कि भाई प्रेगनेंसी ना रहने के क्या क्या कारण है, वो हम जान सकते हैं। yes. अब आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि लेप्रोस्कोपी कैसे किया जाता है। हम लोग ये सेशन में हम लोग इनफर्टिलिटी में ही खाली लेप्रोस्कोपी के बारे में बात कर रहे हैं। लेप्रोस्कोपी एक डे केयर सर्जरी है और उसको हम लोग हमारे मेडिकल भाषा में की होल सर्जरी भी बोलते हैं। मतलब पेशेंट के एब्डोमेन में अम्बिलिकस के ऊपर हम लोग पेशेंट के एब्डोमेन में अम्बिलिकस के ऊपर हम लोग 1 सेंटीमीटर का इंसिजन रखते हैं और एक पेन शेप इंस्ट्रूमेंट हम लोग पेशेंट के एब्डोमेन में डालते हैं एनेस्थीसिया के अंदर, और उसमें कैमरा डालते हैं। उसके बाद हम लोगों को सारी चीज़ें हमको देखने लगती है। यूट्रस, ओवरीज कैसा है। पेशेंट को प्रॉपर एनेस्थीसिया देते हैं। 1 से 1.5 घंटे का प्रोसीजर होता है और हम लोग स्टार्ट करते हैं डायग्नोसिस की तरह। कुछ लोग डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली लेप्रोस्कोपी को बोला जाता है खाली लेप्रोस्कोपी। अगर हमको कुछ नहीं मिला तो हमने डायग्नोसिस किया कि हमको कुछ नहीं मिला, यूट्रस भी नॉर्मल है, फेलोपियन ट्यूब्स भी नॉर्मल है, ओवरीज भी नॉर्मल है, ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप भी नॉर्मल है, पीओडी भी क्लियर है, वहाँ कुछ एडिशंस नहीं है, कोई एंडोमेट्रियोसिस नहीं है, कोई फाइब्रॉइड नहीं है। और इनफर्टिलिटी में लेप्रोस्कोपी के साथ साथ हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी भी करते हैं। लेप्रो माने एब्डोमेन, हिस्ट्रो माने यूट्रस। यूट्रस की कैविटी के अंदर हम लोग कैमरा डालते हैं और हम लोग सर्विक्स के ग्लैंड्स, यूट्राइन कैविटी, एंडोमेट्रियम, दोनों कॉर्नू, अंदर कोई पॉलिप है कि नहीं, कोई फाइब्रॉइड है कि नहीं, वो सब हमको पता चल जाता है। इसका फायदा क्या है, अगर हमको लेप्रोस्कोपी में कुछ पता चले और कि ये चीज़ ब्लॉक है, सपोज फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, हमने क्रोमोपर्टिब्यूशन करके देखा कि ट्यूब ब्लॉक है। अगर वो डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक है तो हम लोग वही सेटिंग में हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। फिम्ब्रियोप्लास्टी करके वो फेलोपियन ट्यूब हम लोग खोल सकते हैं। अगर हमको दिखा कि फाइब्रॉइड है तो हम लोग उसको बायोमेक्टोमी करके निकाल सकते हैं। अगर हमको दिखा कि वो ओवेरियन सिस्ट है तो हम उसको निकाल सकते हैं। अगर एंडोमेट्रियोसिस चॉकलेट सिस्ट है तो हम लोग उसको रिलीव कर सकते हैं। अगर हिस्ट्रोस्कोपी में हमको पॉलिप दिख रहा है तो हम लोग पॉलिप निकाल सकते हैं, फाइब्रॉइड दिख रहा है तो फाइब्रॉइड निकाल सकते हैं। तो ये डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक सेम सिटिंग में होती है। पेशेंट को एडमिशन का सेम खर्चा होता है, मेडिसिन का सेम खर्चा होता है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का सेम खर्चा होता है, खाली प्रोसीजर का थोड़ा खर्चे में फ़र्क पड़ता है। तो हमको अलग अलग सिटिंग में डायग्नोसिस और थेरापेटिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स डायग्नोसिस हमारा 3D अल्ट्रासाउंड से पहले से हो जाता है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस जैसी चीज़ें वो खाली हमको लेप्रोस्कोपी करने के बाद ही पता चलती है। जी, एक्चुअली आपने मेरे अगले सवाल का भी जवाब दे दिया साथ में कि वो हम क्यों करते हैं। अच्छा, इसमें मेरा एक सवाल है कि हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपने बोला पेट के ऊपर नाभि के आसपास हम एक इंसिशन लगाते हैं, मतलब चीरा लगाते हैं, तो हमारे कितने होल आते हैं? जैसे की होल सर्जरी की बात करी हमने। सबसे पहले हम लोग पेशेंट को एनेस्थेसिया देते हैं। एनेस्थेसिया देने के बाद हम लोग पेशेंट का सबसे खाली एक ही इंसिजन रखते हैं और वो भी अम्बिलिकस के ऊपर स्कोप डाल के हम लोग अंदर देखते हैं कि कैसा है। सपोज सब कुछ अच्छा है और पेशेंट में कोई हाई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, वो हमको पहले से अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि हमको कोई फाइब्रॉइड नहीं है, कुछ एडिनोमायोसिस नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो हम लोग खाली एक होल और एक्स्ट्रा करते हैं। एक होल एक्स्ट्रा करने से क्योंकि हमको क्रोमोपर्टिब्यूशन करना पड़ता है। क्रोमोपर्टिब्यूशन मतलब डाई टेस्टिंग के लिए। तो दूसरा होल डाला क्योंकि हमको डाई टेस्टिंग करने के लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। क्रोमोपर्टिब्यूशन में अगर फेलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल आती है तो हमारा 2 होल में सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, ये जो आप क्रोमोपर्टिब्यूशन बोल रहे हैं ये क्या है? क्रोमो मीन्स डाई और पर्टिब्यूशन मीन्स डाई को हम लोग ट्यूब से बाहर निकालते हैं।
जैसे हमने पिछले वीडियो में HSG में बात किया कि HSG में हम लोग एक्सरे के अंदर डाई डालते हैं, वैसे ही लेप्रोस्कोपी में पेशेंट एनेस्थेसाइज होता है और हम लोग LW कैनुला से डाई नीचे सर्विक्स से पुश करते हैं और वो मिथिलिन ब्लू डाई होती है। वो डाई हमारी जब फेलोपियन ट्यूब से बाहर आती है तो हम लोग कैमरे में देख पाते हैं कि कौन सी साइड से डाई आ रही है, प्रॉम्प्ट स्पिलेज है कि नहीं, स्लो स्पिलेज है। फेलोपियन ट्यूब टेस्टिंग हो रही है और आपने सेकंड होल से टेस्टिंग करी और हमने मान लिया अगर सब कुछ नॉर्मल है तो 2 होल में हमारी सर्जरी फिनिश हो गई। अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप हिस्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, तो जब ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो कौन सी चीज पहले करी जाती है या दोनों साथ में करी जाती है, कैसे होता है ये? अगर हमको अल्ट्रासाउंड पे कोई डाउट नहीं है कि पेशेंट का नॉर्मली कोई पॉलिप नहीं है, कोई फाइब्रॉइड नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग इंट्रायूट्राइन एडिशन एशरमेंट्स भी सस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हिस्ट्रोस्कोपी खाली 1-1.5 मिनट का प्रोसीजर है। यूजुअली हम लोग हिस्ट्रोस्कोप से अंदर जाते हैं, दोनों साइड का कॉर्नर देखते हैं, यूट्राइन कैविटी देखते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो लेप्रोस्कोपी जब जैसे ही पेशेंट को एनेस्थेसिया देते हैं और लेप्रोस्कोपी की तैयारी कर लेते हैं, कर रहे होते हैं, उसी टाइम पे कोई एसोसिएट डॉक्टर या खुद सर्जन हिमसेल्फ हिस्ट्रोस्कोपी कर लेता है। वो पहले हिस्ट्रोस्कोपी फिनिश करते हैं अगर एक ही सर्जन है हमारे पास, और फिर बाद में वो लेप्रोस्कोपी के लिए प्रोसीड करते हैं। और अगर हिस्ट्रोस्कोपी में आपको ऐसा लगे कि हमको सब म्यूकस फाइब्रॉइड है उसका मायोमेक्टोमी करनी है या फिर हमको एशरमेंट्स रिमूव करने हैं, तो उस केस में हम लोग पहले हिस्ट्रोस्कोपी ही करते हैं। लेकिन उस केस में अगर हमको लेप्रोस्कोपी नहीं भी करना, फिर भी हम लोग लेप्रोस्कोप अंदर डाल के देखते हैं, क्योंकि कहीं हमको ये डाउट हो कि यूट्रस में इनएडवर्टेंट इंजरी तो नहीं हुई, कहीं परफोरेशन तो नहीं हुआ, वो सारी चीज़ों को कंफर्म करने के लिए हम लोग लेप्रोस्कोप फिर भी डाल के देखते हैं। क्या ये अकेले हिस्ट्रोस्कोपी भी हो सकती है कि लेप्रोस्कोपी को हम कंबाइन ना करें? होता है। अगर सपोज हमको HSG में कंफर्म है कि पेशेंट को बायलैटरल फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है और हमको पेशेंट को IVF के लिए ही लेना है, राइट, तो उस केस में हम लोग प्री IVF हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। प्री IVF हिस्ट्रोस्कोपी में हम लोग छोटा पॉलिप होता है तो उसको निकाल देते हैं, अगर छोटा मोटा फाइब्रॉइड होता है तो उसको निकाल देते हैं। अगर हमको लगे कि एंडोमेट्रियम बहुत पेल है तो हम लोग उसको टीबी के लिए बायोप्सी के लिए रिपोर्ट भेज सकते हैं, TB PCR के लिए। तो हमको सर्वाइकल स्टेनोसिस कभी लगता है, हमको लगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफर में डिफिकल्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर होने वाला है तो सर्वाइकल स्टेनोसिस को हम लोग डायलेट करते हैं। तो ये सारी केसेस के लिए हम लोग प्री IVF हिस्ट्रोस्कोपी, खाली हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। बार-बार हम यहाँ पे 2 शब्द यूज कर रहे हैं, थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक। तो जो नॉर्मल पेशेंट्स है, जैसे सिंगल हमने दूरबीन डाल के पहले चेक कर लिया और अगर पैथोलॉजी है तो उस हिसाब से हम आगे बढ़े। सपोज कोई चॉकलेट सिस्ट है या फाइब्रॉइड है तो उसके लिए आपको फिर कितने होल रखने पड़ेंगे? तीसरा होल हम बनाएंगे, कम से कम 3 से 4 होल की जरूरत पड़ती है। राइट, मिनिमम 3 और आइडियली 4 होल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सामने एक असिस्टेंट को भी चीज़ें पकड़ने में मदद करना पड़ता है। ट्रैक्शन, काउंटर ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन के लिए तीसरे आदमी के 2 असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। अब आप मुझे बताइए कि लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर होने के बाद पेशेंट का रिकवरी टाइम कैसा होता है, डिस्चार्ज कैसा, मतलब कब उनको छुट्टी मिल सकती है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? ऑन एन एवरेज लेप्रोस्कोपी का अगर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है तो यूजुअली हमारी भाषा में इन एंड आउट बोलते हैं, 10-15 मिनट का प्रोसीजर होता है। 1-1.5 मिनट का हिस्ट्रोस्कोपी और 10 मिनट का लेप्रोस्कोपी और आधा घंटा पेशेंट बेहोश रहता है और पेशेंट शाम तक डिस्चार्ज हो सकता है। पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव कोई रिकवरी नहीं होती। नॉर्मल केस में लेप्रोस्कोपी में कितना टाइम लगेगा? 1 से 1.5 घंटा? अगर कुछ है नहीं, डायग्नोसिस कुछ है नहीं, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर आधे घंटे में बाहर भी आ सकते हैं हम लोग। पेशेंट आधे घंटे में बाहर आ जाएगा, 6-8 घंटे के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर हमने पेशेंट को कुछ प्रोसीजर किया है, करेक्ट, प्रोसीजर का मतलब है अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। सिस्ट रिमूव करा है, सपोज हमने सिस्ट रिमूव किया है, सपोज हमने फाइब्रॉइड रिमूव किया है, सपोज हमने एंडोमेट्रियोसिस रिमूव किया है, चॉकलेटिस रिमूव किया है, तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोसीजर कितना लंबा टाइम लगता है, उतना लंबा एनेस्थेसिया पेशेंट को लगता है और उतना पेशेंट को पोस्ट एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होने के चांस रहते हैं। अब आपने बोला कि एनेस्थेसिया, तो किस तरह का एनेस्थेसिया दिया जाता है? जनरल एनेस्थेसिया देते हैं, पेशेंट को कंप्लीट बेहोश करते हैं, मुंह के अंदर से एंडोट्रिकल ट्यूब डाल के पेशेंट को कंप्लीट बेहोश करते हैं 1.5-2 घंटे के लिए। करेक्ट। और अगर हमको सिर्फ हिस्ट्रोस्कोपी करना है तो उसमें किस तरह का एनेस्थेसिया दिया जाता है? आइडियली तो हमको जनरल एनेस्थेसिया देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग स्पाइनल एनेस्थेसिया में भी करते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए, हमको जनरल एनेस्थेसिया ही देना चाहिए। बढ़िया। और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? आजकल के दिनों में नॉर्मली जनरल एनेस्थेसिया के साइड इफेक्ट्स लगभग नहीं होते हैं। शुरू के 4-6 घंटे सर्जरी के बाद थोड़ा सा तकलीफें रहती हैं, मुंह सूखा सूखा रहता है, गले में दुखता है, थोड़ा सा चक्कर ज़्यादा आते हैं, पूरे दिन नींद जैसा लगता है, पर वो 6-8 घंटे के बाद इट ऑल बिकम्स नॉर्मल है। और इनके जो अगर पेशेंट को टाँके तोड़ाने आना है, और कब से वो काम अपना रिज्यूम कर सकते हैं वर्किंग है तो? पेशेंट के नॉर्मली 7-8 दिनों में टाँके तोड़ देते हैं, राइट। और हल्का काम वो पेशेंट 1-2 दिन के बाद चालू कर सकता है। अपना प्रोफेशनल वर्क
प्रोफेशनल वर्क भी अगर डेस्क जॉब है तो 1-2 दिन के बाद चालू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, ये सब डिपेंड करेगा। तो आज हमारी इस बातचीत से ये समझ में आया है कि लेप्रोस्कोपी का जो इनफर्टिलिटी में जो प्रोसीजर है वो एक डे केयर प्रोसीजर है। ये डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक दोनों है, एक ही सिटिंग में हम डायग्नोस भी करेंगे और अगर कुछ पैथोलॉजी है तो हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी के यूजुअली बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन चूंकि हम लोग पेट में गैस भरते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं जी, और गैस के अंदर हम लोग काम करते हैं, तो कभी कभी गैस पूरी निकलने के बाद भी थोड़ा सा पेशेंट को शुरू के ऑपरेशन के 2-3 दिन बाद शोल्डर टिप पेन रहता है बिकॉज ऑफ CO2। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती, वो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स को इंस्ट्रूमेंटेशन के कारण यूरिनरी रिटेंशन या यूरिन फ्रीक्वेंसी की थोड़ी सी तकलीफें रहती हैं, वो भी 2-3-4 दिनों में ठीक हो जाती हैं। और प्रोसीजर यूट्रस के अंदर करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन डालते हैं, इसलिए 2-4 दिन ब्लीडिंग होना थोड़ा सा स्वाभाविक है, इसलिए उसकी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं मेरे होती। आपसे 2 सवाल हैं कि जो लेप्रोस्कोपी का हम टाइमिंग कैसे करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से, और क्या ऑपरेशन के पहले कुछ ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह कराना होता है? नॉर्मली जैसे हमने हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी में बात किया, वैसे ही HSG भी लेप्रोस्कोपी भी हम लोग पीरियड के 8वें 9वें 10वें दिन पे करते हैं। सेम लॉजिक है, पीरियड बंद होना चाहिए 3-4 दिन, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद नहीं करते क्योंकि वो टाइम पे एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा बन जाता है, और वो एंडोमेट्रियम जब ज़्यादा बन जाता है तो हमको हिस्टेरोस्कोपी करने में तकलीफ हो सकती है, हमको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं पता चल सकती, कॉर्नू हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉर्नल ओपनिंग नहीं पता चल सकती। और अगला सवाल जो आपने पूछा कि पेशेंट्स को ब्लड रिपोर्ट्स करानी होती है, जो कोई भी मेजर प्री ऑपरेटिव सर्जरी की जो ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं वो हम लोग सारी रिपोर्ट्स करवाते हैं, ECG, एक्सरे और वो सब हम लोग करवाते हैं प्री ऑपरेटिव। और इसमें पैथोलॉजी वाइज अगर हम चॉकलेट सिस्ट अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम प्री ऑपरेटिव बेसलाइन AMH लेवल्स भी कई बार कराते हैं। बिल्कुल, इनफर्टिलिटी में एंडोमेट्रियोसिस, चॉकलेट सिस्ट की सर्जरी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, और सारे केस अलग होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के। ऐसा नहीं कि मेरी बहन को भी एंडोमेट्रियोसिस था, मुझको भी एंडोमेट्रियोसिस था, हम दोनों का सेम होगा। हर एक एंडोमेट्रियोसिस का केस डिफरेंट होता है, कहाँ कितना एडिशन है, कितना उसका प्री ऑपरेटिव ओवेरियन रिजर्व है, ओवरी कितना चिपका हुआ है, कौन से ग्रेड का है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, POD कितना इन्वॉल्व है, बावेल कितना इन्वॉल्व है, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी में। इसलिए एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी में ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पास कराना होता है। स्पेशल लेप्रोस्कोपिक एंडोमेट्रियोटिक सर्जन्स होते हैं वो जो खाली एंडोमेट्रियोसिस का ही काम करते हैं। कोई भी किसी भी यंग नए सर्जन के पास से एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी करवाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अच्छा, एक आप मुझे बताइए कि हमने एक वीडियो में HS ग्राफी की बात करी थी, जो एक ऑपरेशन है, एक माइनर प्रोसीजर की तरह है, उसमें भी हमने फेलोपियन ट्यूब टेस्टिंग और यूट्राइन कैविटी के बारे में बात करी, और एक अभी हमने लेप्रोस्कोपी एक मेजर ऑपरेशन की बात करी। तो दोनों के कुछ फायदे और नुकसान बताइए। सबसे पहली बात, अगर हमको खाली फेलोपियन ट्यूब टेस्टिंग करनी है तो हम लोग खाली HSG करेंगे क्योंकि वो चीप है, नॉन इन्वेजिव है, और उससे हमको लगभग उतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है जितनी लेप्रोस्कोपी में मिलती है। लेप्रोस्कोपी खाली फेलोपियन ट्यूब टेस्टिंग के लिए नहीं करनी चाहिए। हालांकि HSG में अगर हमको ऐसा लगे कि फेलोपियन ट्यूब में एक साइड में ब्लॉक है और वो रिपीट HSG करने के बाद भी वो ब्लॉक बार बार आ रहा है, तो हम लोग उसको कंफर्म करने के लिए या फिर उसको हम लोग थेरापेटिक मेजर करने के लिए हम लोग उसको लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी इन्वेजिव प्रोसीजर है, कॉस्टली प्रोसीजर है, पेशेंट को एडमिशन होने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लेप्रोस्कोपी में हमको फेलोपियन ट्यूब के अंदर के म्यूकोसा सीलिया बहुत ज़्यादा पता नहीं चलते हैं। लेकिन खाली लेप्रोस्कोपी में एडवांटेज है कि हम लोग उसी चीज़ को, सपोज कॉर्नल स्पाज्म है तो हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी से कैनुलेशन कर सकते हैं और कॉर्नल स्पाज्म को हम लोग रिलीव कर सकते हैं। अगर कॉर्नो में कोई मेम्ब्रेनस ब्लॉक है तो उसको रिलीव कर सकते हैं। अगर फिम्ब्रियल ब्लॉक है, डिस्टल ट्यूबल ब्लॉक है, तो हम लोग उसको नियोसाल्पिंगोस्टोमी कर सकते हैं या फिर फिम्ब्रियोब्लास्टी करके हम लोग उसको फेलोपियन ट्यूब को ओपन कर सकते हैं। लेकिन मिड ट्यूबल ब्लॉक है तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब होता है। मिड ट्यूबल ब्लॉक में हम लोग यूजुअली फेलोपियन ट्यूब को खोल नहीं सकते, और अगर हम लोगों ने साल्पिंगोस्टोमी करा या फिर साल्पिंगो एनास्टोमोसिस किया उसको ब्लॉक को खोल के, तो भी उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। मिड ट्यूबल ब्लॉक में यूजुअली IVF, अगर दोनों साइड मिड ट्यूबल ब्लॉक है तो IVF करना ज़्यादा बेटर रहता है। जी, तो आइए आज इस वीडियो में हमने लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी दोनों के बारे में बहुत विस्तार से बताया। ये किस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। आशा है आपको ये वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी, और हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इनफर्टिलिटी में लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी यूजुअली फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। यंग पेशेंट अगर है तो कम से कम 2-3 साल अगर उसने ट्राई किया है और दूसरा कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, तभी हम लोग लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं। ओल्ड पेशेंट है, मोर देन 30, दूसरा एक आध दो और हाई रिस्क फैक्टर है, मेल फैक्टर प्रॉब्लम है, या फिर एक आध
उसको फाइब्रॉइड है या एडिनोमायोसिस है तो ही हम लोग लेप्रोस्कोपी जल्दी करने का एडवाइस करते हैं। प्री आईवीएफ लेप्रोस्कोपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। प्री आईवीएफ हिस्टोस्कोपी कुछ आईवीएफ स्पेशलिस्ट ऐसा मानते हैं कि रूटीनली करना चाहिए, लेकिन अगर 3D अल्ट्रासाउंड या रूटीन अल्ट्रासाउंड में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं लगती है और पेशेंट में दूसरा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो लगभग उसमें भी फर्स्ट साइकिल आईवीएफ के पहले प्री आईवीएफ हिस्टोस्कोपी की ज़रूरत नहीं होती है। तो नमस्ते दोस्तों, आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।